नमस्कार, मैं संजय कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। मैं पूरी उम्मीद करता हूं और आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी श्रृंखला में मैंने आपसे एक वादा किया था कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर बनाऊंगा। तो इसी कंटेंट को उसी वादे को निभाते हुए मैं आज इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। तो यूपी टेट का जो सिलेबस में जो पांचवा भाग है जिसका नाम है ईवीएस और जिसे आप लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो मेरे को प्राप्त हो पाया था। एक पीडीएफ मिली है तो मैं उसी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए और अग्रसर होऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। और हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि यूपी टेट में ये सिलेबस क्यों रखा गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को क्यों जोड़ा गया। तो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि एक अच्छे शिक्षक बनने के नाते या जो शिक्षक होता है वो पूरे पर्यावरण को भी जानने की उसको उसे समझ होनी चाहिए। वो पर्यावरण को समझता हो तभी वो अपने छात्रों को एक अच्छा नागरिक या अच्छा पर्यावरण मित्र के रूप में बना सकता है। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि कई ऐसी विसंगतियां या ऐसी कई समस्याएं घिरी हुई हैं हमारे आसपास के वातावरण में, जिससे कभी प्रदूषण हो रहे हैं कई प्रकार के। तो उसी को परखने के लिए और एक शिक्षक के अंदर वो सारी अंदर से जिम्मेदारी एक अच्छी भूमिका निभाने के लिए हम लोग या जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने ऐसा डिसाइड किया है कि प्रत्येक शिक्षक को इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी के लिए ये इस सिलेबस में भी इसको ये चैप्टर को जोड़ा गया है सिलेबस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पार्ट को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है ईडब्ल्यूएस के ऊपर। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है। तो ये है झूम कृषि। और झूम कृषि क्या होती है आप ये समझ लीजिए कि पहले जो ट्राइबल्स एरिया में लोग रहते थे, जनजातीय इलाकों में लोग रहते थे, तो वो करते क्या थे कि वो कहीं उन्होंने जंगल का एक कोना लिया, इस जंगल है कोई एक बड़ा सा, इस जंगल के कोने को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसमें कृषि की। और कृषि करने के बाद यहाँ पे उन्होंने कृषि करके आग लगा दी। कृषि खत्म होने के बाद जैसे फसल उग गई काटी और उसके बाद उसको आग लगा दिया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा स्थान तय किया, फिर इसमें उन्होंने उत्पादन किया, मतलब कृषि की फसल बोई और काटी, फिर इसके बाद भी आग लगा दी। फिर तीसरे स्थान, मतलब इस तरीके से वो एक तरीके झूम झूम के एक स्थान पर ना रुक के कहीं ना कहीं आप चलते रहे और इस तरीके से झूम खेती की जाती थी। तो ये प्राचीन समय में ऐसी कृषि की पद्धति अपनाई जाती थी। आज के समय में ये बहुत ही कम रह गया है, या फिर आप कहें तो नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट हैं वहाँ पे ऐसा अभी भी होता है। लेकिन आपको लिए अभी जो झूम की कृषि है वो आपको समझ में आ गई। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा जो लिखा है इसमें लिखा है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक सक्षम तापमान कितना है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। कार्य सक्षम क्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर मनुष्य सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य करता है, मतलब उसको काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसी तरीके से आर्द्रता कितनी होनी चाहिए जिसमें मनुष्य अच्छे से काम कर सके, तो वो होती है 60% आर्द्रता होनी चाहिए। इसी तरीके से धारणीय व स्थायी विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। तो इसका प्रतिपादन किया था ब्रटलैंड ने। किस चीज़ का, धारणीय व स्थायी विकास की अवधारणा का। ठीक है। इसी प्रकार से धारणीय विकास संबंध रखता है किससे रखता है, नवनियतवादी अवधारणा से रखता है। ठीक है। इसी के साथ साथ सतत या स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये किया था IUCN ने। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। तो ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ लिखा है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो ये थे कार्ल रिटर। ठीक है, कार्ल रिटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्ल रिटर के बाद देखते हैं इसके आगे लिखा है पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ये किसने, जैव जो समूह कहलाता है वो क्या होता है, वो होता है संक्रमण या इकोटोन। ठीक है, इकोटोन। इसके साथ साथ धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है जल विद्युत। कैसे माना जाता है, क्योंकि आपको पता है जल विद्युत में किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता, इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए इसी के साथ साथ अगला है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ठीक। इसी तरीके से एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या है, मतलब एंजाइम सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन से टेम्परेचर पर होते हैं, तो वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार से वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है, तो वो मीथेन गैस निकलती है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, वो ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस क्या होता है आपको पता है, पेड़ के ऊपर से जब अभी पृथ्वी पर काफ़ी मिट्टी होती है तो वहाँ पेड़ होते हैं, तो पेड़ों पे से पत्ते गिरते हैं नीचे जमीन
ज़मीन पे टूट टूट के गिरते हैं और मिट्टी इसमें मिल जाती है, तो इसको ह्यूमस बोलते हैं। तो सड़े गले पदार्थ होते हैं, वो पोषक तत्वों से सबसे ज़्यादा जो पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा कहलाता है, वो ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। फिर भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा का पठार है। है ना, मालवा का पठार है। अब नालिका अपर्दन क्या होता है कि मिट्टी की बड़ी बड़ी ऐसी करी के लेयर सी होती है, इनको कटने के रूप में, तो ये अवनालिका अपर्दन का पार्ट होती है। ठीक है, वो होता है, ये अवनालिका अपर्दन होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए जरा सा ये मैं इसको जरा ऊपर कर लूँ। हाँ जी जी, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नालिका अपर्दन, और हाँ एक सवाल और लिखा है इसी के साथ साथ, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है अवनालिका अपर्दन से, मालवा का पठार है। इसी के साथ साथ सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी का नाम क्या है, तो चंबल नदी है। ठीक है, एमपी में, आपको पता है एमपी और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों से होकर गुजरती है। इसी के साथ सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और साथ साथ क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, वो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, पोटेशियम है। जलाक्रांता मृदा में किस प्रकार की वनस्पति मिलता है, वो मैंग्रोव होती है। जलाक्रांता का होता है मैंग्रोव वनस्पति, आपको पता है कि जंगली जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ क्षारीय मृदा पाई जाती है, वहाँ पे एक तरीके झाड़ीनुमा पसंद पेड़ उग जाते हैं जिन्हें हम लोग मैंग्रोव का नाम दिया जाता है। तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के किनारे पे आपको ये देखने के मिलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आपको मैंग्रोव वनस्पति मिलेंगे। और इसमें कई प्रकार के जलीय जीव भी रहते हैं, और साथ ही साथ जो बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी मैंग्रोव वनस्पति के अंदर ही होता है, बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सवाल के साथ साथ चलते हैं आगे। मैंग्रोव हो गया, इसके साथ हमें लिखा हुआ है कि पौधों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश का अवशोषण 83% सूर्य का अवशोषण हो जाता है, 12% परावर्तन हो जाता है, और इसी के साथ साथ ट्रांसमिटेड यानी पारगत ह्यूमिडिटी और फॉग ये 5% का बनता है। सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसकी कंडीशंस बताइए। पौधे द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश यानी 83% का केवल 4% भाग पौधों के प्रकाश के संश्लेषण में काम आता है, तथा बाकी का 19% जो भाग होता है वो वातावरण में विसरित हो जाता है, वातावरण में ये फैल जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंगों के आधार पर कौन से रंग होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है नीला। लाल और नीला प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंगों के रूप में जाना जाता है। फिर बाष्पोत्सर्जन में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश पर करता है निर्भर। इसी के साथ साथ कीट बच्ची पौधे कौन से होते हैं, तो एक होता है यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया और ड्रोसेरा। तो ये 4 पौधों के नाम यहाँ दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपको ये 4 ही याद रख लीजिए अभी। तो आपका ये पेपर में जो आएंगे इनमें से, तो आपका पेपर काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। फिर अगला है कि प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है, किसका होता है, विटामिन ए का होता है और कैरोटीन्स का होता है। ठीक है, प्रकाश द्वारा पौधों के किस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स को नियंत्रित किया जाता है प्रकाश के द्वारा। फिर लिखा है दीर्घ दीप्तिकाली यानी लॉन्ग डे प्लांट्स कौन है, तो यह है पालक, गेहूं, जौ इत्यादि। अल्प दीप्तिकाली यानी शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं, ये सोयाबीन होती है, जैंथियम होता है, इस ईटीसी। प्रकाश उदासीन पौधे कौन से हैं, वो टमाटर है, टमाटर हो गए, मिर्च हो गए, सूरजमुखी हो गए, कपास हो गया, इस इत्यादि। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करके, नाइट्रोजन का उपयोग करके पौधे प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ मृदा संगठन, तो मृदा संगठन के बारे में अगर बात करें तो ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 5 से लेकर 10% होते हैं। खनिज पदार्थ मृदा में 40 से लेकर 45% तक पाए जाते हैं। मृदा जल पाई जाती है लगभग 25%, और मृदा वायु पाई जाती है लगभग 25%। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग कि उष्णकटिबंधीय मृदा यानी ट्रॉपिकल सॉइल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। मृदा जीव हैं, कौन से मृदा जीव, एक तो है जीवाणु, कवक, शैवाल, केंचुआ, घोंघा, मेढक, कीड़े इत्यादि। तो मृदा जीव किन्हें क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मृदा में ही रहते हैं, यानी मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। कौन से, जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, शैवाल हो गए, केंचुआ। इस प्रकार से किसान का मित्र किसको कहा जाता है, सर्प एवं केंचुआ को कहा जाता है। सर्प को क्यों, क्योंकि वो चूहे खाता है। केंचुआ को क्यों, क्योंकि वो मिट्टी को उर्वरक बनाता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है।
और क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन मृदा का पीएच जो होता है वो 7 होता है। चूना युक्त मृदा में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? कैल्सिकॉल्स कहा जाता है। कैल्सिकॉल्स किसमें? चूना युक्त मृदा में उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सिकॉल्स। इसी प्रकार से परजीवी पौधों के बारे में जान लीजिए। तो परजीवी पौधे कौन से होते कौन से हैं? वो दूसरे पौधों के ऊपर अगर सर्वाइव करते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें हम लोग परजीवी पौधे के रूप में देखते हैं। तो इसमें कई प्रमुख है, जैसे अमरबेल हो गया, लॉरेंथस हो गया, ओरोबेका हो गया, बेलेनोफोरा हो गया, है ना, रेफ्लेसिया हो गया। पूर्ण मूल परजीवी यानी पूर्ण रूप से परजीवी कौन से हैं? वो ओरोबेंकी हैं। आंशिक मूल परजीवी कौन से होते हैं? वो चंदन होता है। पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन सा है? वो अमरबेल है। और आंशिक स्तंभ परजीवी कौन सा है? लॉरेंथस एवं बिस्कम है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए सहजीवी पौधे यानी कि दोनों का साथ साथ जीवन हो, इसमें कौन से आते हैं? इसमें एक लाइकेंस आता है। सहजीवी पौधों में कौन सा है? एक सहजीवी पौधे में है लाइकेंस एवं नाइट्रीकरक जीवाणु। और लाइकेन क्या होते हैं? कवक और शैवाल का सहयोग होते हैं लाइकेंस। मृतोपजीवी पौधे कौन से? जब किसी के मरने के बाद जो पौधे उपजते हैं उसको हम लोग यानी मृतोपजीवी पौधे कहा जाता है। किसी की डेथ के ऊपर, वो मतलब जो बॉडी होती है उसी के ऊपर निकलते हैं। तो इसमें ईस्ट होता है, म्यूकर होता है, राइजोपस होता है, पेनिसिलियम होता है, कुकुरमुत्ता होता है, मोनोट्रोपा होता है और नियोटिया इत्यादि होते हैं। कीटवची पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है। पारिस्थितिकीय निके शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी या निके आपको देखना, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया था। किसने? ग्रीनेल्स ने किया है। और इसी के साथ साथ जो लिखा हुआ देखिए आप, इसी के साथ साथ आपको मेंशन दिखाई दे रहा है कि ग्रीनेल से हो गया। और पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो किया था एजी टेंसले ने। ठीक है, एजी टेंसले ने। और सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है। किसका? परपोषी गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से जैवीय एवं अजैवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। कौन करते हैं? अपघटक। इसी के साथ साथ खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। अपघटक क्या होते हैं आपको पता है? जब कोई चीज़ सड़गल जा अंत में जब कोई अपशिष्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करने वाले जो बायोडिग्रेडेबल करते हैं, जो मतलब कीट या फिर इस प्रकार से जो जीवाणु होते हैं उनको अपघटक के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है? वो ऊष्मा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए उत्पादक हैं। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? क्या होते हैं प्रोड्यूसर? तो आप सभी को पता है प्रोड्यूसर वो होते हैं जो हमारे लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, उसी प्रकार से जो भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए भोजन बनाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? वो कार्य करते हैं सभी हरे पौधे और फाइटोप्लैंक्टन इसमें शामिल होते हैं। और ये स्वपोषी होती है, मतलब ये खुद में अपना पोषण तो खुद स्वयं करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो अन्य जीव हैं वो भी इन पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें उत्पादक कहा जाता है। फिर उपभोक्ता कौन होते हैं? आप सभी को पता है, उपभोक्ता को इंग्लिश में हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो उत्पादक होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे कि अपना भोजन उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। और सभी उपभोक्ता परपोषी होती है, मतलब दूसरे पेड़ पौधों या जीव जंतुओं पर ये निर्भर रहते हैं। कौन? उपभोक्ता। इसी प्रकार से शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी प्रकार के ये पाए जाते हैं। फिर अब उपभोक्ताओं में श्रेणियां बटी हुई हैं। जैसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं? वो अपना भोजन उपभोक्ताओं यानी पौधों से सीधा प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये शाकाहारी होते हैं, इनमें गाय आती है, यानी कि सीधा गाय क्या करेगी? बकरी है, हिरण है, खरगोश, घोड़ा, टिड्डा, ये क्या करते हैं? सीधा पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं। ठीक है, क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये वृक्षों से या जो उत्पादक होते हैं उनके ऊपर सीधे निर्भर रहते हैं और उत्पादकों से सीधा भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये कौन होते हैं? ये अपना भोजन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं यानी शाकाहारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। जैसे कि इनमें ये ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। और इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे मेढक आ गया। ठीक है, मेढक है, बिल्ली है और भेड़िया है। तो आपने ये देखा होगा कि मेढक दोनों ही जगहों पे आया है। नहीं, देखिए मेढक एक ही जगह पे। मेढक क्या करता है? कभी घास नहीं खाता। मेढक हमेशा कीड़े मकोड़े खाता है। और कीट पतंगे कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? घास के ऊपर होते हैं, घास पे निर्भर रहते हैं टिड्डे वगैरह, और टिड्डा को खाने के लिए मेढक होता है। इसी प्रकार से बिल्ली है, भेड़िया हो गया। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में ये मांसाहारी एवं सर्वाहारी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें शेर है, चीता इत्यादि है। अपघटन करता, और इसमें मनुष्य भी आता है। ठीक है, और
अब होते हैं अपघटनकर्ता। ये कौन कौन होते हैं? ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। कवक एवं जीवाणु यानी सफाई कर्मचारी होते हैं ये प्रकृति के, ठीक है, अपघटन करता है। इसमें कौन कौन आते हैं? कवक आते हैं एवं जीवाणु आते हैं, ठीक है। अब एक और लाइन लिखा है कि प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? इसमें 90% कर ली जाती है। केवल 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ अमोनिया के नाइट्रेट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? तो ये 320 ग्राम है शुष्क भार सहित और प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होती है। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कम होती जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड्स की बात करते हैं। तो जी बार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा एवं सीधा दोनों बनता है और इसके साथ साथ इसके मेन जो बातें लिखी वो लिखी है कि ये उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के भार के संबंध को दर्शाता है। आधार में उत्पादकों का भार, शीर्ष पर उपभोक्ताओं का भार होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए ये कैसे होता है। देखिए देखिए ये पिरामिड हो गया, तो आधार ये हो गया और शीर्ष ये हो गया इसका। तो ये क्या कह रहा है? आधार में उत्पादकों, तो सबसे नीचे पेड़ पौधे मान लो उत्पादक हो गए, खाना बनाने वाले हो गए, ठीक है। फिर इसके उत्पादकों का भार हो गया और शीर्ष पर उपभोक्ताओं के, यानी इस पर निर्भर रहने वालों का भार इस पे होगा तो ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये माना जाएगा। तो ये उल्टा और सीधा दोनों बन सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बात पहले लिखी हुई है वही हम बात को देख रहे हैं, उसमें उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का वो बनता है, ठीक है। अभी दूसरा क्या लिखा है? वन एवं घास स्थल का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, वन और घास का, ठीक है। ये हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसी के साथ तालाब का जो पारितंत्र का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। जीव संख्या का पिरामिड उल्टा एवं सीधा दोनों बनता है। उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध को दर्शाता है। आधार में उत्पादकों की संख्या, शीर्ष पर उपभोक्ताओं की संख्या। और घास स्थल एवं फसल स्थल का पिरामिड सीधा बनता है और पेड़ के पारितंत्र का पिरामिड उल्टा बनता है। तो आप देखिए पिरामिड एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए हमेशा पिरामिड त्रिभुजाकार होते हैं, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमेशा होता क्या है, जब संख्या, हमेशा छोटे जो जीव होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और बड़े जो जीव होते हैं उनकी संख्या कम होती है। यानी कि उस उत्पादकों जो खाना बनाने का कार्य करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और जो खाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, क्योंकि जब छोटे लोग ज़्यादा खाना बनाएंगे तभी तो बड़े लोगों का पेट भर पाएगा, तभी तो जीवित रह पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये पिरामिड बनते हैं। लेकिन ये पिरामिडों का बेस है कि अगर जीव संख्या का पिरामिड होगा तो जाहिर सी बात है संख्या में हमेशा जो छोटे जीव जंतु होंगे वो अधिक होंगे और जो उनको ऊपर निर्भर होंगे वो हमेशा कम ही होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संचित ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, क्या है इसके बारे में? तो पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा का बोध कराता है और ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है और विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का नेट प्राथमिक उत्पादक कितना है? वो 155 कितना है? तो इसमें 155.2 इंटू 10 टू द पावर 9 टन प्रति वर्ष होता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? किसका जल करते हैं? मृदा में उपस्थित अपक्षयत होने वाली कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है क्या? ऊर्जा प्रवाह एवं भू जैव रासायनिक चक्र। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही कैसी होगी? अधिक लंबी होगी, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो एक स्थान पर रहता है कहलाता है जैव समुदाय। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य में संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। एक आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4 होती हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं होलार्ड। और इसी के साथ साथ सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? महासागर का है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक विस्तृत है सुंदरबन में। और कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ? वो सामुद्रिक है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी के 2/3 भाग में समुद्री फैले हुए पानी है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पर पाया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र वो कौन सा? समुद्र का है।
भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया था? हार्लोन बेरोज ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है क्या? ऊर्जा का लाभ एवं खनिजों की हानि होती है। पारिस्थितिकी उत्पादकता क्रम घटते घटते क्रम में कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक होता है, फिर उसके बाद ज्वारनमुद होते हैं, ज्वारनदमुख, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर सवाना क्षेत्र, फिर कृषि क्षेत्र, फिर घास स्थल, फिर टुंड्रा एवं अल्पाइन। क्योंकि अब देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और लास्ट में आते आते एंड में टुंड्रा एवं अल्पाइन ये कहाँ होते हैं? ये सर्दी के सबसे शीत वाली जगह हैं, जैसे कि आर्कटिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया प्रदेश। तो ये सबसे ठंडे होने के कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार की ना तो वनस्पतियों का उगती हैं, ना ही किसी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो इसलिए ये सबसे उत्पादक का क्रम घटते क्रम में था उत्पादकता का, ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे कम उत्पादकता कहाँ होती है? रेगिस्तानी क्षेत्र में होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेगिस्तान में इतनी गर्म एकदम टेम्परेचर डाउन और तेज पड़ता है, और किसी प्रकार की पेड़ पौधे भी नहीं उगते, तो उससे इसी के कारण से वहाँ पे कोई जीव जंतु भी नहीं रहता है, तो वहाँ पे सबसे कम उत्पादकता होती है। इसी के साथ साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं? वो क्लासीट्रिडियम होते हैं, एजोबैक्टेरो, क्लेबसिएला, क्लोरोबियम और राइनोस्पाइलस होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाल कौन से होते हैं? नॉस्टाक होता है, एनावीना, ओलिसिरा, गिलियोट्राकिया, कैलोथ्रिक्स और खुलेरिया। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किससे होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। पौधों की जड़ों द्वारा फास्फोरस किस रूप में ग्रहण किया जाता है? आर्थोफॉस्फेट के रूप में किया जाता है। वह पोषक चक्र जो पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, फास्फोरस चक्र। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे प्रभावित होता है, वो कार्बन चक्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है भू रासायनिक चक्र। और छह मौलिक जैविक तत्व कौन से? CHONSP। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? हुल्ट द्वारा किया गया। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकीय तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है, वो कौन सी वो होती हैं प्रजाति? वो होती हैं कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नो स्टॉक और एनावीना जैसे नील हरित शैवाल कहाँ पर पाए जाते हैं? साइकस के प्रवाल जड़ों में पाए जाते हैं, सिरोकेथेलस में एवं एजोला में, और धान के खेतों में पाए जाते हैं। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? डाइएटम और डाइनोफ्लैजिलेटस में होता है। जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक द्वारा। स्पर्धा प्रभाव डालती है किस पे? आबादी घनत्व पे, उत्पादन क्षमता एवं समुदाय विकास पर। चलिए कल हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर किसी प्रकार की आपको इससे संबंधित समस्याएं हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जिज्ञासाओं को शांत करने का कोशिश कर सकूं। देखिए सब लोग परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो आप ये समझ लीजिए मैं भी एक अपना छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। अगर इस प्रयास को आपको ठीक लग रहा है तो आप बताइए, और अगर ये गलत लग रहा है तो भी बताइए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।